एक बार आपको क्विकली समराइज कर देता हूं। इंटर कंपनी शेयर होल्डिंग रही तो क्या करने का, ठीक है। पिछले प्रॉब्लम में पूरा अपन ने किया था, एक बार क्विकली समराइज कर दे रहा हूं। 3 सिचुएशन है इंटर कंपनी शेयर होल्डिंग के केस में, ठीक है। इंटर कंपनी शेयर होल्डिंग करते समय नंबर 1, परचेसर होल्ड्स शेयर इन वेंडर कंपनी। नंबर 2, वेंडर होल्ड्स शेयर इन परचेसर कंपनी। Number 3, both holds share in each other. सबसे पहले अबाउट इंट्रिंसिक वैल्यू, कि वे इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में क्या करने का। अब इंट्रिंसिक वैल्यू अगर जरूरत रही तो, क्योंकि ऑलरेडी अगर उसने आपको कोई वैल्यू उनकी दे दिया है कि भाई इस कंपनी के शेयर की ये वैल्यू, इस कंपनी के शेयर की ये वैल्यू, या उसने एक्सचेंज रेशो ऑलरेडी दे दिया हुआ है कि इतने शेयर के बदले में इतने शेयर, तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू की जरूरत है ही नहीं। तो इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर जरूरत है तो अब यहां पे सिचुएशन यह है कि परचेसर के पास वेंडर कंपनी के शेयर है, यानी परचेसर के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इसके पास इन्वेस्टमेंट है और इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इस पे डिपेंडेंट है। तो पहले इसका नेटवर्थ निकालो, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, इसके बेसिस पे इसको रीवैल्यू कर दो और फिर इसका भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, नेटवर्थ एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। सो पहले इसको और फिर इसको। यहां पे वेंडर के पास परचेसर के शेयर है, यानी इसके पास जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू निकालना है और उसकी वैल्यू इसके शेयर पे डिपेंडेंट है। तो पहले आप इसका नेटवर्थ, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो और इसके बेसिस पे इसको वैल्यू कर लो और ये वैल्यू के बेसिस पे इसका नेटवर्थ एंड इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब यहां पे क्योंकि दोनों के पास इन्वेस्टमेंट है एक दूसरे के, इसके पास भी इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के और इसके पास है इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और इसीलिए आपको उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, जो अपन ने किया हुआ था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन लगा के वैल्यू निकाल लो, सो दैट दोनों की वैल्यू एक साथ निकल जाएगी। बिकॉज इसमें हम किसको पहले किसको बाद में वो नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यूज एक दूसरे को रिक्वायर्ड है, जरूरत है, इसलिए पहले इसको या पहले इसको नहीं हो सकता जैसा अपन यहाँ कर रहे थे। ये हो गई बात इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर जरूरत पड़ी तो। अब परचेज कंसिडरेशन में क्या करने का, कि भाई परचेज कंसिडरेशन की वर्किंग में क्या करने का। तो आपने यहां पे इसका इक्विटी नेट वर्थ ऑफ वेंडर कंपनी निकाला, इसका मतलब इतनी कीमत चुकाना है वेंडर कंपनी को, तो वो पूरी कंपनी हमारी हो जाएगी। अब ये जो नेटवर्थ है ये उस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर का है, इसका मतलब जो भी कीमत हम देंगे वो उस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है और उस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर में हम भी हैं, तो हमारा जितना भी प्रोपोर्शन है उसमें वो आप माइनस कर लो, कट कर लो। तो लेस प्रोपोर्शनेट अमाउंट ड्यू टू परचेसर कंपनी being shareholder of vendor company।
तो उतना आप इसमें से कट कर लो। तो ये आपका जो भी टोटल अमाउंट था उसमें से कट कर लिया, एंड दिस इज द नेट परचेज कंसिडरेशन। और ये नेट परचेज कंसिडरेशन को फिर आप अकाउंटिंग के लिए यूज करो। इस केस में आपने वेंडर कंपनी का नेटवर्थ निकाल लिया, इक्विटी नेटवर्थ ऑफ वेंडर, मतलब इतनी कीमत चुकाना है, ठीक है। अब इतनी कीमत उस कंपनी के शेयर होल्डर को चुका दिया तो पूरी कंपनी आपकी हो जाएगी। अब उस पूरी कंपनी में इमेजिन करो कि उसके एसेट्स में आपके खुद के शेयर्स है और कीमत के तौर पे भी आप शेयर्स देने वाले हो, तो आप शेयर्स दोगे और कुछ शेयर वापस लोगे, तो उसको आपको नेट करना है। तो आपने इक्विटी नेटवर्थ ऑफ वेंडर निकाला, इसके बाद कैलकुलेट करो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा। तो ये जो नेटवर्थ या परचेज कंसिडरेशन है इसको आपने डिवाइड किया इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेसर कंपनी शेयर, परचेसर के शेयर्स हैं, तो इससे आपको मिल जाएंगे नंबर्स, नंबर ऑफ शेयर। इतने नंबर ऑफ शेयर दिया मतलब इतनी वैल्यू दे दिया तो पूरी कंपनी हमारी। अब वो पूरी कंपनी में हमारे खुद के शेयर है जो हम लेना नहीं चाहते। अब इसमें सिर्फ कॉमन सेंस है कि जब अगर मैं पूरे चीज की कीमत लगाता हूं और उसके बाद में से कोई आइटम मैं छोड़ रहा हूं तो ऑब्वियसली कीमत भी उससे कम करूंगा। तो लेस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ परचेसर ऑलरेडी हेल्ड बाय वेंडर कंपनी, उतने नंबर्स कम कर लो, तो ये नेट नंबर्स हो गए, नेट नंबर्स टू बी गिवन। और इसको फिर आप वैल्यू में कन्वर्ट कर लो इसी पे से, परचेज कंसिडरेशन विल बी योर नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, ये आपका परचेज कंसिडरेशन हो गया। अब यहां पे दोनों काम करना पड़ेगा। तो आपने नेट वर्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर निकाला, यानी ये आपका परचेज कंसिडरेशन का टोटल अमाउंट हो गया। ये उसके इक्विटी शेयर होल्डर को मिलना चाहिए, तो उसके इक्विटी शेयर होल्डर में हम खुद भी मालक हैं, तो उसके इक्विटी शेयर होल्डर का जितना भी क्लेम बनता है उसका कुछ पोर्शन हमारा है, तो हम कट कर देंगे। लेस प्रोपोर्शनेट अमाउंट ड्यू टू परचेसर बीइंग शेयर होल्डर ऑफ वेंडर, उतना परसेंटेज में निकाल लो। आपके पास 20% है तो 20% कट कर लो, 25% शेयर होल्डिंग है तो 25% कट कर लो, तो इतना अमाउंट आपको उनको देने का है। तो ये हो गया एक नेट। ये नेट अमाउंट जो निकला इसके नंबर्स निकालो, नंबर्स, ये जो भी नेट अमाउंट निकला था डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेसर कंपनी, इससे आपको नंबर्स मिल जाएंगे कि इतने नंबर्स देने के निकलते हैं। ध्यान दीजिए, इतने नंबर ऑफ शेयर अगर मैंने उसको दे दिया तो वो पूरी कंपनी अभी भी मेरी होगी, सिर्फ अब उस कंपनी से मुझे वापस कुछ नहीं लेना है क्योंकि मैंने अपना हिस्सा ऑलरेडी कम कर दिया है। तो इसका मतलब इतने नंबर ऑफ शेयर दो और पूरी कंपनी आपकी हो गई। वो पूरी कंपनी में आपके खुद के शेयर्स भी है जो उसके एसेट्स में दिख रहे हैं, तो उसको कम कर दो क्योंकि उसको लेना नहीं है। तो लेस नंबर ऑफ शेयर ऑफ परचेसर ऑलरेडी हेल्ड बाय वेंडर, उतने शेयर कट कर लो, तो ये नेट नंबर्स हो गए, इतने नंबर्स उसको देना। अब इसको अमाउंट में कन्वर्ट कर लो आप, परचेज कंसिडरेशन फॉर अकाउंटिंग पर्पजेज, तो ये जो नेट नंबर्स थे मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, इससे आपको मिल जाएगा परचेज कंसिडरेशन फॉर अकाउंटिंग। तो हमारे दिमाग में इनके आइडियाज क्लियर होना चाहिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, तो हमको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या करना है करके। अगर आइडियाज क्लियर नहीं होंगी तो फिर वो याद रखते बैठते हैं हम। ऐसे हर चीज आप याद करोगे तो आपका खुद का ग्रोथ कब होगा, आपका खुद का जजमेंट कब डेवलप होगा। और प्रोफेशनल बनने के बाद आपको खुद के जजमेंट लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए अपनी आइडियाज अभी से डेवलप करने की हैबिट होना चाहिए, एंड नॉट कि वे अपन फॉर्मूले की तरह याद कर रहे हैं। यानी जैसे इसको अपने को महसूस होना चाहिए, जो मैं बार बार आपको बैलेंस शीट बना करके दिखाता हूँ कि भाई ये वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट है, ये वेंडर कंपनी के एसेट, ये लायबिलिटी और ये उसके इक्विटी शेयर होल्डर है। तो जब मुझे ये एसेट लायबिलिटी खरीदना है मतलब उनको कीमत देना है, तो वो कीमत है ये, इतनी कीमत दे दिया कि ये पूरी कंपनी मेरी।
अब ये कीमत इस कंपनी के शेयर होल्डर में बांटी जाने वाली है और इसके शेयर होल्डर में अपन खुद है। जो भी परसेंटेज हो, मान लो अपना 20% शेयर है, तो इसका मतलब जो भी कीमत अपन दे रहे हैं उसमें से 20% तो वापस अपने को मिल ही रहा है। इसका मतलब बाहर वालों को, अदर लोगों को आप सेटिस्फाई कर दो, इन लोगों की कंसेंट मिल गई, यानी ये कंपनी आपकी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको सिर्फ 80% देने की जरूरत है, पूरा देने की जरूरत नहीं है। वही अपन ने यहाँ किया, ये कट कर लिया, बचा हुआ इनको दे देंगे, तो बाकी का कंपनी पूरी अपनी हो गई। अब ये वाले केस में जो वेलेंडर की बैलेंस शीट है, इसमें एसेट्स के अलावा इसके पास इन्वेस्टमेंट है, परचेसर कंपनी के शेयर्स, ये लायबिलिटी है, ये इसके इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर हम नहीं है, और ये इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू क्या है? ऑल दिस माइनस दिस। इक्विटी मतलब रेसिडुअरी इंटरेस्ट, जो बचा वो उनका है। तो ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी, ये उनका है। तो ऑब्वियसली ये पूरे को आपको काउंट करना है, पूरे में से ये कट करोगे तो नेटवर्थ आ गया, वो ही आ गया। अब इतना नेटवर्थ इनको दिया कि ये सब कुछ हमारा हो जाएगा, तो इसमें ये चीज भी हमारे पास आ जाएगी। अब ये चीज को हमको लेना नहीं है फॉर लीगल रीजन ऑल्सो, और वैसे ही लेन देन के हिसाब से देखो तो भी, क्योंकि ऐसे ही शेयर्स हम उसको देने वाले हैं। तो आप 10,000 शेयर दोगे और 2,000 शेयर वापस लोगे, तो उससे अच्छा यहाँ पहले नंबर निकाल लो इसके कितने हुए। अब इसमें से जितने शेयर इसके पास है उतने आप छोड़ दो, इसको कम कर दो, इसलिए परचेस कंसिडरेशन में से भी कम कर दिया, क्योंकि ये कीमत जो थी, ये नंबर, ये पूरे के बदले में इस फुल का, अब मैंने ये नहीं लिया, इसलिए इतने नंबर कम करके मैं आपको नेट परचेस कंसिडरेशन के नंबर दे रहा हूँ, और उसके बदले में मैं क्या ले लूँगा आपसे? ये और ये नहीं लूँगा अपना। तो इसका मतलब मैंने ये नेट आपको दिया, इतने आपके पास ऑलरेडी है, यानी टोटल आपके पास इतने हो गए, और ये आपके शेयर होल्डर को बिलोंग करते हैं, ये आप अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब यहाँ पे दोनों सिचुएशन है कि वेंडर के पास एसेट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन पी, और उसके जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसमें भी परचेसर कंपनी का भी क्लेम है, अदर्स का भी क्लेम है। तो जब मैं इक्विटी का वर्थ निकालता हूं, यानी पूरे एसेट माइनस पूरे लायबिलिटी, नेट वर्थ, यानी कि ये वाला अमाउंट, तो ये इस कंपनी के पूरे इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग करता है। उसमें से अगर मेरा हिस्सा है 20%, तो मैंने कम कर दिया। तो इसका मतलब ये एडजस्टमेंट में मैंने ये वाला सेटलमेंट कर डाला। अब मैं वापस उससे कुछ लूंगा नहीं, ठीक है, मैंने अपना अमाउंट कट कर लिया। अब उसके नंबर्स निकाल लिए, इसका मतलब इतने नंबर ऑफ शेयर इनको दे दिए, तो ये लोग आपको परमिशन दे देंगे, कंपनी आपकी बन जाएगी, बराबर। तो ये कंपनी आपकी बन गई, मतलब ये पूरे एसेट पूरी लायबिलिटी आपकी है, इसमें से ये चीज को लेना नहीं है। अब देखिए पूरे की कीमत है वो, पर ये नहीं ले रहा, तो उतनी कीमत भी तो कम करूंगा कि नहीं करूंगा, तो उतनी कीमत अपन ने कम कर दी। अब इतने नंबर दे करके ये एसेट और ये लायबिलिटी आपने ले लिए, ये वहीं छोड़ देना। तो आप जब ये नंबर ऑफ शेयर दोगे, तो पहले के हैं इनके पास, ये मिला करके इतने नंबर ऑफ शेयर उनके हो जाएंगे टोटल, और ये नंबर ऑफ शेयर किसको देने के हैं? इनको, क्योंकि आपने अपना क्लेम ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया। तो ये है इसके परचेस कंसिडरेशन में एडजस्टमेंट करने के पीछे का बेसिस। ये इंपॉर्टेंट रहता है, हमारे दिमाग में आइडियाज क्लियर होना चाहिए, तो हमको याद नहीं रखना पड़ता, और कभी भी टाइम पे हम उसको समझ सकते हैं। अगर किसी ने पहले ही नंबर निकाला टोटल, ठीक है, और वो टोटल में से पहले परचेसर के कितने शेयर वेंडर के पास थे वो कम कर दिया, और फिर उसमें से अपना 20% कम करोगे, तो गलत हो गया, क्योंकि आपका 20% टोटल पे है, आपका 20% ये कम करने के बाद वाले पे नहीं है, समझ रहे? इसका मतलब पहले आपको ये एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद ये एडजस्टमेंट करना है। समझ में आ गया? आपने पहले ये माइनस करके बचे हुए में से 20% निकाला, तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि एज ए शेयर होल्डर हमारा इन पे 20% क्लेम है, इसको आप छोड़ रहे हो, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए ये पहले करोगे आप एडजस्टमेंट, फिर नंबर्स निकाल के ये एडजस्टमेंट। ये हो गई आपके परचेस कंसिडरेशन की बात।
अकाउंटिंग परचेसर के बुक्स में, बुक्स ऑफ परचेसर, परचेसर के बुक्स में अकाउंटिंग करते समय, अब इसमें कभी कभी कोई लोग पहले इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू कर डालते हैं, क्योंकि इसके पास वेंडर कंपनी के शेयर्स है जिसकी अभी की वैल्यू कुछ अलग होगी, आपके अकाउंट बुक में वैल्यू अलग होगी, बराबर। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहीं लिखा रहा तो करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। किसी किसी बुक्स में आपको मिलेगा कि पहले वो इसके इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करेगा, तो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देगा प्रॉफिट हुआ तो, फिर उसके बाद जब अमलगमेशन में अगर गुडविल आया तो गुडविल को कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट कर देगा। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14 डायरेक्टली परमिट करता नहीं है, तो उससे अच्छा आप जब एक्विजिशन की एंट्री ले रहे हो वहां पर इन्वेस्टमेंट को एट बुक वैल्यू, जो भी बुक वैल्यू थी क्लोज कर दो, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द होल स्कीम। मैं अलग से इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो पूरी स्कीम में अमलगमेट कर रहा हूं, उसका पार्ट है वो। तो उससे क्या होता है कि कैपिटल रिजर्व अलग से क्रिएट नहीं होता है, वो अपने आप गुडविल को एडजस्ट कर देता है। तो अलग से पहले रीवैल्यू करो, फिर अमलगमेशन की अकाउंटिंग में उसको क्लोज करो, ऐसा कर सकते हो। पर ऐसा करने की बजाय सीधे सीधे आप उसको अमलगमेशन की अकाउंटिंग में क्लोज कर डालो। जैसे कि अपन जब यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे परचेसर के बुक्स में, तो ये अपनी सिचुएशन है, परचेसर होल्ड शेयर इन वेंडर कंपनी। तो परचेसर के बुक्स में अकाउंटिंग करते समय आप पूरे एसेट रिकॉर्ड करोगे, पूरी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करोगे, बराबर। ये एसेट लिया, लाइबिलिटी लिया, बिजनेस परचेस यानी परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट रहता हो वो आप क्रेडिट करोगे। और इसके साथ साथ एक काम और करने का कि वो जो इन्वेस्टमेंट इन वेंडर कंपनी था उसको भी क्लोज कर दो, क्योंकि उसके बदले में जो भी लेना था वो आप ऑलरेडी परचेस कंसिडरेशन में एडजस्ट कर चुके हो, इसमें ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके, अब इसको क्रेडिट कर दो। अब डिफरेंस, सपोज ये गुडविल आ गया, मान लीजिए कि ये साइड शॉर्ट था 50,000, तो अब ये इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू मैंने यहां लिया है, हो सकता है कि इसकी बुक वैल्यू जो है वो अलग हो। तो अब इसकी बुक वैल्यू मान लीजिए कि 40 थी, ये इसके बेसिस पे ये गुडविल आया हुआ है। अब अगर मैं इसकी बुक वैल्यू को पहले रीवैल्यू कर डालता हूं और सपोज इसको मैंने बना दिया 60, तब उस केस में क्या होगा, मेरा क्रेडिट बढ़ गया तो डेबिट शॉर्ट और बढ़ जाएगा, तो मेरा ये गुडविल दिखेगा 70, बराबर। अब इसमें 20 का प्रॉफिट दिखेगा, बाद में वो 20 के प्रॉफिट को मैं अगेन अगर गुडविल में एडजस्ट कर रहा हूं, कैपिटल रिजर्व को यूज कर रहा हूं गुडविल राइट ऑफ करने के लिए, तो वापस गुडविल कितने पे आ गया, 50 पे ही आ गया। अब ये गुडविल को कैपिटल रिजर्व में राइट ऑफ करने के बारे में कहीं कुछ दिया हुआ नहीं है। AS 14 क्या बोलता है कि गुडविल शुड बी अमोर्टाइज जनरली ओवर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर। और ये जो अमोर्टाइजेशन बोलते हैं मतलब इट शुड बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ करो। तो बेटर ऑप्शन है आप इसको रीवैल्यू करने के बदले, रीवैल्यू अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो कर डालो, और फिर क्वेश्चन में लिखा है रीवैल्यूएशन किया तो मैं तो बोलूंगा कि अलग अलग रहने दो, कैपिटल रिजर्व 20 अलग पड़े रहने देना, गुडविल 70 अलग रहने देना, अपने मन से राइट ऑफ मत करो, सेट ऑफ मत करो, समझ गए। और नहीं तो आपने अकाउंटिंग करते ही समय उसको बुक वैल्यू पे लेने का, तो अपने आप गुडविल अकॉर्डिंगली आएगा, आपको रेस करके राइट ऑफ करना नहीं पड़ेगा। तो अकाउंटिंग में क्या चेंज है, परचेसर के बुक्स में सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्लोज कर दो, उसके बाद गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी आ रहा है वो बैलेंसिंग करके निकाल लो। अगर वेंडर के पास परचेसर के शेयर थे, अपन परचेसर की अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने को कोई नो चेंज, कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ अपन ने उसके इन्वेस्टमेंट एक्वायर नहीं किए, अपन ने उसके वो इन्वेस्टमेंट एक्वायर नहीं किए, बाकी अपने को और कोई अकाउंटिंग में ऐसा चेंज करना नहीं है। जो भी एसेट अपन ने लिए वो आप डेबिट करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब चाहे तो इतना लिख सकते हैं कि भी एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट अपन उसके नहीं लेंगे, एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन आवर शेयर वो नहीं लेंगे, बाकी के एसेट ले लेंगे। फिर लायबिलिटीज, फिर बिजनेस परचेस का परचेस कंसिडरेशन एंड देन बैलेंसिंग पर करके आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व।
अब यहाँ पर क्योंकि इसमें नो चेंज है, उतना ही चेंज है ना, यहाँ पर उतना ही करने का पड़ेगा कि आप जब अकाउंटिंग करोगे तो ऑल एसेट्स आप डेबिट कर रहे हो, बट एक्सक्लूडिंग, यानी वो शेयर आप ले नहीं रहे हो, एक्सक्लूडिंग शेयर या आवर शेयर, एक्सक्लूडिंग आवर शेयर, अपने खुद के जो शेयर थे वो नहीं लिए अपन ने। लायबिलिटीज क्रेडिट कर दो, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट क्रेडिट कर दो, और इन्वेस्टमेंट इन वेंडर कंपनी जो था उसको क्रेडिट कर दो। इतना चेंज है इन द बुक्स ऑफ परचेसर कंपनी अकाउंटिंग करते समय। सिंपल वर्ड में बोला तो क्या है, सिर्फ ये एक अकाउंट को क्लोज करने का रहता है, क्योंकि इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो, अभी आपकी बैलेंस शीट में दिखना नहीं चाहिए। इट इज नो मोर एन एसेट फॉर यू। अब अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी की बुक्स में जो भी हम अकाउंटिंग में चेंजेस बता रहे हैं, ये एक दिखावे के लिए है, नहीं भी करोगे तो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बराबर। ये वाले केस में वो क्या करता है कि जब इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर ट्रांसफर करता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करके जितना पोर्शन परचेसर कंपनी के पास था उसको वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देता है, और जितना बचा हुआ था वो इक्विटी शेयर होल्डर में। उससे पता चल जाता है कि भी जो इक्विटी शेयर होल्डर आपको दिख रहा है वो सिर्फ आउटसाइडर वाले हैं, जो परचेसर कंपनी था उसने अपना हिस्सा ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है, इसलिए उसको अपन रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके क्लोज कर दे, ये अपन करते हैं, ठीक है। इस केस में जब वो इन्वेस्टमेंट अपनी बुक्स में बताता है तो उसको रीवैल्यू करता है। मैं मान ले रहा हूं कि वैल्यू बढ़ रही है, कम भी हो सकती है, ठीक है, एंट्री बताने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ परचेसर कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी उसने क्या किया, रीवैल्यू कर दिया इन्वेस्टमेंट को एट द प्राइस एट विच अदर शेयर्स विल बी रिसीव्ड, क्योंकि ऐसे ही शेयर अभी आने वाले हैं परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में, तो उसका प्राइस कुछ अलग होगा और ये आपके बुक्स में कुछ अलग प्राइस पे था, तो आपने उसको सिंपली रीवैल्यू कर दिया। इस एंट्री में मैंने मान लिया कि वैल्यू को अपने को बढ़ाना पड़ रहा है। अपने बुक्स में मान लीजिए 12 रुपीज पे था, पर अभी जो उसके शेयर अपन ले रहे हैं उसको 15 रुपीज पे वैल्यू किया गया है, तो इसका मतलब आपके सेम अकाउंट में सेम शेयर है, बट कुछ की बुक वैल्यू दिखेगी 12 और कुछ की दिखेगी 15, तो उसको यूनिफॉर्म कर देते अपन, इसको 3 रुपीज से बढ़ा दिया, तो ये भी 15, बाकी जो आएंगे वो भी 15, ऐसा मतलब हो गया। तो ये एक चेंज आप दिखावे के लिए कर सकते हो, बाकी और कुछ करना नहीं है। यहां पे ये दोनों काम करना है, तो यहां पर आप इक्विटी कैपिटल को ट्रांसफर करते समय इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन में कितना जा रहा है, शेयर्स हेल्ड बाय परचेसर कंपनी, वो जा रहा है ये रियलाइजेशन में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ वेंडर कंपनी, सॉरी परचेसर कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ परचेसर कंपनी, ये उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना, नंबर 1, क्योंकि इसको आप उसको दे नहीं रहे, इसको आप रख रहे हो और बाद में अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो इसको रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर करना बल्कि रीवैल्यू करना है। तो इन्वेस्टमेंट शेयर ऑफ परचेसर कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, प्रिज्यूमिंग की वैल्यू बढ़ी है, कम हुई होगी तो रिड्यूस कर देने का, रिवर्स कर देने का, रीवैल्यूड। ये हो गए चेंजेस इन अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। अब मैं एक स्टूडेंट की तलाश कल से कर रहा था पर वो दिख नहीं रहा मेरे ख्याल से, हाँ क्वेश्चन उन्होंने पूछा था इसलिए मैं कल भी बोलने वाला था, लेकिन वो मेरे को दिखा नहीं चेहरा, तो मैंने बोला यार आज जाने दो। आज भी देख रहा हूँ लेकिन मुझे वो चेहरा दिखा नहीं, लेकिन अब मैं उसके लिए रुकता नहीं, बता देता हूँ। उन्होंने पूछा था कि वेंडर के पास अगर प्रेफरेंस शेयर भी रहे तो क्या करेंगे, तो तब मैंने बोला था कि अभी अपन ने वहां तक पहुंचे ही नहीं है, जब अपन पहुंचेंगे तब आपको आइडिया देंगे, क्योंकि बीच में कोई भी चीज को ऐड करना पॉसिबल नहीं रहता।
अभी अपन ने देखा कि वेंडर के पास शेयर्स थे तो क्या कर रहे थे, तो अगर प्रेफरेंस शेयर भी रहेंगे तो क्या करेंगे। तो अगर वेंडर के पास प्रेफरेंस शेयर भी होंगे, या उसकी बैलेंस शीट को अपने ध्यान में लाओ, एक बिल्कुल आदत डालो, आपको कोई भी चीज के ऑल्टरनेटिव सोचना है, उसके रूट पे जाने की आदत डालो। अभी अगर मैं ऐसे ही बोलने लगूंगा तो मेरे बोलने में भी गड़बड़ी हो सकती है और आपके समझने में भी, लेकिन अपने सामने बैलेंस शीट ला लो, इसके ये एसेट्स है इन्वेस्टमेंट में, इसके इक्विटी भी है इसके पास परचेसर नहीं के, और प्रेफरेंस शेयर भी है इसके पास परचेसर कंपनी के, बराबर। ये उन्होंने पूछा था, और ये लायबिलिटीज है, ये उसका इक्विटी। तो पहले तो आप पूरे का नेटवर्थ निकालोगे जैसा निकालते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपने पूरा नेटवर्थ निकाल लिया। अब ध्यान देना कि ये नेटवर्थ जो है ये इसके इक्विटी शेयरहोल्डर को बिलोंग करता है। अब यहां अगर प्रेफरेंस भी होगा तो इसका मतलब अगर मैंने दिस माइनस दिस लिया है तो टोटल का आ गया, टोटल में पहले किसका रहेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और बचा हुआ किसका रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर का। तो अभी के लिए मैं उसको चाहे तो लग देता हूं, फिर बाद में इसको हटा के करूंगा। तो अब ये जो टोटल नेटवर्थ है इसमें का कुछ देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और कुछ देना है इक्विटी शेयर होल्डर को। तो अपन ने क्या किया था कि भाई इसके, जैसे अपन ने इक्विटी की बात किए थे, अपन ने बोला इसके नंबर्स निकाल लो कितने देना है, और इसमें से ये वाली चीज को छोड़ दो क्योंकि अपन लेंगे नहीं, तो इतने नंबर्स कम कर दो, लेस नंबर्स ऑलरेडी हेल्ड, इतने कम करके ये नेट, यही अपन ने बोला था। तो वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को कितने प्रेफरेंस शेयर देना है, मैं मान के चल रहा हूं कि उनको प्रेफरेंस देना है, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस शेयर वालों को जितने भी प्रेफरेंस शेयर देना होगा इसके नंबर्स निकालो। अब ये वाले प्रेफरेंस शेयर आप उसके पास छोड़ने वाले हो तो इसमें से कम कर दो, इतने कम करके नेट, यानी इतने प्रेफरेंस शेयर देने वाले, इतने इक्विटी शेयर देने वाले, अकाउंटिंग के लिए वैल्यू निकाल लो, इसके प्राइस से मल्टीप्लाई करके, इससे प्राइस से मल्टीप्लाई करके, वो आपका परचेस कंसिडरेशन हो गया। ये लेना ही नहीं आपने, यानी ये एसेट और ये लायबिलिटी ले लेना और कीमत इतनी दे देना। तो होगा क्या, ये आप दे रहे, इतने ऑलरेडी उसके पास है, टोटल उसके इक्विटी वालों को बराबर उतना ही मिलेगा जितना उनका क्लेम बनता है। ये वाले उसके पास आपने छोड़ दिए, ये आप दे रहे, तो दोनों मिला के इतने हो जाएंगे, ये उनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं उसमें, ठीक है। अब अगर यहां से हम प्रेफरेंस शेयर को हटा दें कि भी इसके प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो इसका मतलब इक्विटी वालों के नेटवर्थ में टोटल आ गया, ठीक है। अब टोटल में से ये दोनों चीज ले नहीं सकते क्योंकि ये भी शेयर्स है, तो लीगल रिस्ट्रिक्शन इस पे भी है। डिवेंचर्स हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवेंचर आप लो और कैंसिल कर डालना, क्योंकि आप ही उसके कैपिटल वाले हो, यानी इशूअर हो, और आपकी बुक्स में अगर वो एज एन एसेट आ गया तो कैंसिल कर दो, जैसे म्यूचुअल डेप्ट अपन कैंसिल करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट शेयर्स में प्रॉब्लम है क्योंकि वो कंपनी लॉ का रिस्ट्रिक्शन है कि यू कैन नॉट एक्वायर योर ओन शेयर। उस हिसाब से आप कुछ नहीं, ये इक्विटी शेयर का जो टोटल अमाउंट होगा, यानी नेट वर्थ, ये जो टोटल अमाउंट है इसमें से ये जो प्रेफरेंस शेयर की जो भी वैल्यूड होंगी उतनी वैल्यू कम कर दो, लेस प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू उतनी कम कर दो। भाई मैं नहीं ले रहा ना आपसे ये चीज, तो मैं कीमत क्यों दूंगा आपको पूरी, तो मैंने कम कर दिया। अब ये जो वैल्यू आ गई इसके आप नंबर्स निकालो, क्योंकि इतना अमाउंट अब आपको देने का निकल रहा है, इसके नंबर्स निकालो, और ये नंबर्स में से लेस नंबर्स ऑफ इक्विटी ऑलरेडी हेल्ड, ये वाले, ये कम कर दो। तो आपको इतना परचेस कंसिडरेशन देना है, नेट नंबर्स हो गए, नंबर्स को अमाउंट में कन्वर्ट कर लेने का, और उसके बदले में ये दोनों चीज छोड़ देने का। तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि यहां पे 1000 शेयर है, आपने 6000 शेयर और लिए, मान लीजिए कि ये प्रेफरेंस शेयर भी उसके पास है 2000, ये और ये ले लिया आपने, ये दोनों छोड़ दिया था, और इतना आपने परचेस कंसिडरेशन के तौर पे दे दिया। इसका मतलब ये पूरी चीज इनमें बांटी जाएंगी। अब इतना ही रहेगा कि इक्विटी के बदले में पूरा इक्विटी नहीं जा रहा है, थोड़ा प्रेफरेंस भी जा रहा है, थोड़ा प्रेफरेंस भी जा रहा है। अब कोई बोलेगा नहीं इक्विटी वाले को इक्विटीज देना था, ये सब आपको स्कीम बनाना है, तो आप क्या करो, प्रेफरेंस दो, बाद में प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट कर डालो, प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट कर डालो। अगर इक्विटी भी नहीं करना, पैसे में करना, तो रिडीम कर डालो।
प्रेफरेंस शेयर को आप बाद में रिडीम कर सकते हो। तो वो सब चीजें प्लानिंग की जा सकती है रियल में आप क्या चाहते हो। पहला सिंपल सी चीज, इक्विटी और प्रेफरेंस इनमें बांट दो, उसमें क्या हरकत है? मर्जर की कंडीशन वायलेट होंगी, गलत नहीं है, ये आपकी प्लानिंग है, आप इनको ये दोनों चीज देना चाहते दे दो। पर दूसरा रास्ता कि प्रेफरेंस दो, बाद में वो प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट कर डालो तो उनके पास पूरे इक्विटी आ जाएंगे। तीसरा रास्ता कि आप प्रेफरेंस को रिडीम कर डालो तो प्रेफरेंस खत्म हो जाएंगे, उसके बदले में उनको क्या मिल जाएगा? कैश। ये रिडम्पशन वाला आप चाहे पहले भी कर डालो, स्कीम के पहले ही रिडम्पशन कर डालो। तो ये सब चीजें प्लान हो सकती है। एज ए स्टूडेंट पहले बेसिक कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान दो, वो आइडिया डेवलप हो गई ना तो कुछ भी उसमें अगर अपने को लगता है वेरिएशन पूछ लिया तो वो वेरिएशन को अपन हैंडल कर सकते हैं। पर वो आइडिया डेवलप किए बगैर अगर अपन वेरिएशन करने जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन होने वाला है। कमर्शियल वर्ल्ड में हर चीज का कुछ ना कुछ वाया मीडिया, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा अगर वो सिचुएशन सामने आती है तो अपन ने ये मान के चलने का कि कुछ भी ऑल्टरनेटिव जो अपन सोच रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा।